उतने के डालना है। देखिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह था, ठीक है, आधुनिक भारत में निकालिए। अंग्रेजी शासन के महत्वपूर्ण विद्रोह था तो 15 था, ठीक है, 115 तक निकालिए है। देखिए सन्यासी विद्रोह जो था वो कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? सन्यासी बिहार और बंगाल, ठीक है। सन्यासी विद्रोह बिहार और बंगाल में प्रभावित क्षेत्र था, ठीक है। संबंधित इससे नेता थे कौन? तो केना सरकार, द्विज नारायण, केना सरकार और द्विज नारायण। और इसका समय जो था वो था 1760 से 1800 तक ये चला था, ठीक है। सन्यासी विद्रोह प्रभावित क्षेत्र था बिहार और बंगाल। इसका नेता कौन थे? केना सरकार और द्विज नारायण। समय जो था वो कब से कब तक था? 1760 से 1800 तक। उसके बाद था फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह से कौन सा प्रभावित क्षेत्र था? बंगाल, ठीक है। फकीर विद्रोह से बंगाल जो था क्षेत्र प्रभावित था। इसके नेता कौन थे? नेता थे मजनू शाह और चिराग अली, ठीक है। मजनू शाह और चिराग अली। इसका कब से कब तक समय था? 1776 से 77 तक इसका कार्यकाल था, ठीक है। मतलब इस युद्ध विद्रोह चला था। फकीर विद्रोह जो प्रभावित क्षेत्र कौन था? बंगाल। नेता कौन थे? मजनू शाह और चिराग अली, ठीक है। नेता कौन थे? मजनू शाह और चिराग अली। समय था कब से कब तक? 1776 से 1777 तक। उसके बाद रंगपुर विद्रोह हुआ था। रंगपुर विद्रोह हुआ था, उससे प्रभावित क्षेत्र कौन था? रंगपुर और दिनाजपुर, ठीक है। रंगपुर और दिनाजपुर जो बंगाल का क्षेत्र में आता है, ठीक है। रंगपुर विद्रोह कहाँ होता है? रंगपुर और दिनाजपुर ये होता है आपका रंगपुर और दिनाजपुर के बंगाल क्षेत्र पड़ता है। और इसके नेता कौन थे? धीरज नारायण, ठीक है। इसके नेता कौन थे? धीरज नारायण, ठीक है। समय कब से कब तक? 1783 में रंगपुर विद्रोह होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं पहाड़ी विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह जो होता है वो झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह था, ये भी ध्यान रखिएगा। झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह जो था पहाड़िया विद्रोह कब होता है? ये 1789 में। 72 ये होता है 1772 से 1782 तक, ठीक है। 4 चरण में होता है। 1772 में होता है, 78 में, 79 में, 81 और 82 में होता है। ये 4 चरण में विद्रोह होता है। और इसका प्रभावित क्षेत्र था झारखंड का संथाल परगना क्षेत्र जो था वो प्रभावित है इससे, ठीक है। पहाड़िया विद्रोह जो था वो झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह था। इससे प्रभावित क्षेत्र था संथाल का, जो झारखंड का क्षेत्र है संथाल परगना, वो प्रभावित था। इसके नेता थे रमना आहरी, ठीक है। जगन्नाथ देव, महेशपुर की रानी थी और सोमेश्वर थी, ये सब थे। 4 चरण में इसका युद्ध होता है। पहला कब से कब तक? 72 से 82 तक। दूसरा 72 से 78 तक, ठीक है। पहला जो था 72 में होता है, फिर 72 से 78 होता है, फिर 79 होता है, फिर 81 से 82 होता है। उसके बाद चुआरो विद्रोह होता है, ठीक है। चुआरो विद्रोह इसका कौन सा क्षेत्र था? बांकुड़ा, जो कि बंगाल में है, ठीक है। बांकुड़ा क्षेत्र बंगाल में है। इसके नेता कौन थे? इसका नेता जगन्नाथ सिंह थे, ठीक है। इसके नेता थे जगन्नाथ सिंह, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, कर्नागढ़ की रानी शिरोमणि थी, ठीक है। इसका जो था वो युद्ध कब से कब तक चला था? 1769 से 1809 तक, ठीक है। 1769 से 1809 तक इसका चला था। चुआरो विद्रोह जो था वो 1769 से 1809 तक चला था विद्रोह, ठीक है। ये कौन सा क्षेत्र था? तो बांकुड़ा का, फालूधाम, मानभूर और मिदनापुर, ये सब बंगाल का क्षेत्र है, ठीक है। कहाँ का है? बंगाल का क्षेत्र है। और इसके नेता जो थे वो कौन थे? जगन्नाथ, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, कर्नालगढ़ की रानी शिरोमणि। हाँ, जगन्नाथ सिंह, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह और कर्नागढ़ की रानी शिरोमणि, ठीक है। उसके बाद आगे है कि चेरो विद्रोह कब होता है? चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में, ठीक है। इसका प्रभावित क्षेत्र जो झारखंड, पलामू का ही एक जगह है झारखंड, ठीक है। झारखंड में जगह है पलामू जिला है, ठीक है, झारखंड का। तो वहीं पे ये जो विद्रोह प्रभावित होता है। और संबंधित इसके नेता कौन थे? भूषण सिंह थे, ठीक है। चेरो विद्रोह कब होता है? 1800 ईस्वी में होता है चेरो विद्रोह, ठीक है। उसमें प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? झारखंड का पलामू क्षेत्र जो था वो प्रभावित था। और संबंधित नेता कौन? भूषण सिंह जो थे संबंधित नेता थे। पौलीगरा का विद्रोह जो था वो कब होता है? यही होता है 1799 से 1801 तक होता है पौलीगरा का विद्रोह। इसके प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तमिलनाडु, ठीक है। इसका प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तमिलनाडु था, ठीक है।
वीर पी कट्टा व मान जो था, नेता कट्टा इसका वो मान जो था वो इससे क्या था, संबंधित नेता था। ठीक है, पॉलीग्रा का विद्रोह का संबंधित नेता जो था वो कौन थे, वीर पी कट्टा व मान। ठीक है, कट्टा व मान, ठीक, कट्टा व मान थे, ये नेता थे। और ये कब से कब तक चला था, 1799 से 1801। 1799 से 1801 तक। ठीक है, वेलाटम्पी विद्रोह जो था वो कब से कब तक चलता है, चल 1808 से 1809। ठीक है, 1808 से 1809। ठीक है, वेलाटम्पी विद्रोह 1808 से 1809। प्रभावी क्षेत्र कौन सा था, ट्रावणकोर। ट्रावणकोर कहाँ पड़ता है, मेलियुथम्पी। ट्रावणकोर है ये तमिलनाडु में पता है ना, तमिलनाडु की केरला में। ट्रावणकोर से पड़ा दक्षिण भाग का साउथ का ये भाग है। ठीक है, अच्छा इसको देख लीजिएगा। वेलाटम्पी विद्रोह जो है वो ट्रावणकोर साउथ में पड़ता है। ठीक है, एग्जैक्ट जो है अभी राज्य पता नहीं है, चेक करके बताया। मेलुथाम्पी जो थे ये नेता थे। ठीक है, वेलाटम्पी विद्रोह के नेता कौन थे, मेलाटम्पी विद्रोह के जो थे नेता थे मेलुथाम्पी। कब से कब तक चला था, 1808 से 1809 तक ये चला था विद्रोह। ठीक है, उसके बाद आता है भील विद्रोह। भील विद्रोह जो था वो कब से कब तक चलता है, 1825 से 1831। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भील विद्रोह जो होता है वो कब से कब तक, 1825 से 1831। 1825 से 1831 तक, ये इम्पोर्टेंट है। और इसका नेता जो थे वो कौन थे, सेवरम थे इसके नेता। और इसका कौन सा क्षेत्र प्रभावित था, पश्चिमी घाट जो था वो प्रभावित था। ठीक है, इससे जो था वो पश्चिमी घाट प्रभावित था, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भील विद्रोह कब होता है, 1825 से 1831। 1825 से 1831 तक होता है। ठीक है, पश्चिमी घाट प्रभावित होता है। इसके नेता कौन थे, सेवरम थे। उसके बाद रामोसी विद्रोह जो होता है वो कब होता है, 1822 से 1829। 1822 से 1829। ठीक है, रामोसी विद्रोह होता है 1822 से 1829 में। ठीक है, प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। ठीक है, प्रभावित क्षेत्र जो था पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट था। ठीक है, पश्चिमी घाट जो था वो प्रभावित क्षेत्र था। और इसके नेता कौन थे, चित्तर सिंह थे। ठीक है, भील विद्रोह और रामोसी विद्रोह दोनों इंपोर्टेंट है। ठीक है, 2-3 जो है इसमें बहुत इंपोर्टेंट पूछता है क्वेश्चन बार बार। ठीक है, रामोसी विद्रोह का नेता कौन थे, चित्तर सिंह थे। कब से कब तक, 1822 से 1829। 1822 से 1829 तक चला था। उसके बाद आता पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह जो था इससे प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, असम। ठीक है, प्रभावित क्षेत्र कौन था, असम। असम का पुराना नाम क्या था, कामरूप। असम का पुराना नाम है कामरूप। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह जो था उसका प्रभावित क्षेत्र था असम। ठीक है, और संबंधित नेता कौन थे, टिप्पू जो थे वो संबंधित नेता थे। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह का। और ये कब से कब तक चला था, 1825 से 1827। 1825 से 1827 तक ये चला था विद्रोह। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह। हाँ, असम में कामाख्या है। हाँ, कामाख्या असम में है, कामाख्या मंदिर। अहोम विद्रोह जो था वो कहाँ होता है, असम क्षेत्र होता है, असम का प्रभावित क्षेत्र होता है। और इसके नेता थे गोमधर कुंवर। नेता कौन थे, गोमधर कुंवर। ये कब से कब तक, 1828 में। अहोम विद्रोह 1828 में होता है। कहाँ पे, असम में। और इसके संबंधित नेता कौन थे, गोमधर कुंवर थे। ठीक है, उसके बाद है बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन जो था वो कब चालू हुआ था, 1831 में। ठीक है, बहावी आंदोलन कब चालू हुआ था, 1831 में। ठीक है, कौन सा क्षेत्र प्रभावित था, बिहार, उत्तर प्रदेश। ठीक है, बहावी जो था आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा था पटना। पढ़ा होगा। ठीक है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा था पटना। ठीक है, और अब्दुल्ला जो था, सैयद अब्दुल्ला उसका प्रमुख नेता थे। ठीक है, बहावी आंदोलन का। ठीक है, देखिए सैयद अहमद तुतुमिर जो थे ये नेता थे। और एक अब्दुल्ला भी बोला जाता है इनको। ठीक है, तो यह प्रमुख नेता थे। ठीक है, बहावी आंदोलन का। और मुख्य केंद्र था पटना। ठीक है, लेकिन ज्यादातर बिहार में था, कुछ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश में प्रभावित था। चलिए आगे आता है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब होता है, 1831 से 32 में। ठीक है, कोल विद्रोह कब से कब था, 1831 से 32 में। ये कौन सा क्षेत्र प्रभावित था, छोटा नागपुर का पठार भी है। ठीक है, और ये झारखंड में जगह है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, दामोदर और दामोदर नदी निकलती है। और निकलती है छोटे नागपुर से फल्गु नदी में शायद बिहार का भी कोई एक नदी निकलता है आते उधर से। ठीक है, कोसी का निकलते हैं, नहीं कोसी से निकलते हैं, वो तो उधर से आती है। अच्छा, ठीक है, कोई नदी निकलती है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार से। और छोटा नागपुर का पठार जो है वो झारखंड में स्थित है। ठीक है,
छोटा नागपुर जगह है जो कोल विद्रोह जो था यहाँ पे प्रभावित हुआ था। और कोल विद्रोह के नेता कौन थे? प्रमुख नेता बुद्धू भगत। ठीक है, कोल विद्रोह जो था वो कब से कब तक हुआ था? 1831 से 32 में। नेता कौन थे? बुद्धू भगत है। ये कहाँ पे हुआ था? छोटा नागपुर झारखंड। उसके बाद भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था? झारखंड रांची में। ठीक है, भूमिज विद्रोह कहाँ होता है? झारखंड रांची में होता है। और इसके नेता प्रमुख कौन थे? गंगा नारायण सिंह। ठीक है, इसके जो था भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? गंगा नारायण सिंह नेता थे। और ये जो था कब से? 1832 में। कोल विद्रोह खत्म होता है, भूमिज विद्रोह चालू हो जाता है, यानी कि 32 में वो खत्म हो जाता है कोल विद्रोह, और भूमिज विद्रोह जो था वो स्टार्ट हो जाता है 1832 में। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। 15 से रहेगा टोटल 31 तक कल। ठीक है, लिख लीजिएगा। ये था विभिन्न स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, 10 मिनट सुनिएगा ध्यान से, पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए, हम लोग कल पढ़े थे कि नदी के कार्य और इसके निर्मित स्थलाकृतियां। ठीक है, नदी के जो कार्य है उद्गम से जहां तक मुहाने तक, ये अपने टाइम पे जो तीन जो है वो मुख्य यात्रा करती है। ठीक है, 3 परिस्थितियों से गुजरती है और अवस्था भी 3 गो है। ठीक है, 3 परिस्थिति भी है और 3 अवस्था भी है नदी का। ठीक है, उद्गम से मुहाने तक की यात्रा में 3 कार्य करती है। कौन कौन? अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। ठीक है, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण जो है वो 3 कार्य करती है नदी। नदी के जीवन काल के अवस्था में बांटा गया है 3 अवस्था में, कल हुआ था। ये 3 अवस्था में बांटा गया था। एक था युवा अवस्था, दूसरा था प्रौढ़ अवस्था और तीसरा था वृद्धावस्था। ठीक है, पहला था युवा, दूसरा था प्रौढ़ और तीसरा था वृद्धावस्था। कल ये युवा अवस्था में बोले थे कि इस अवस्था में नदी जो है केवल अपर्दन और परिवहन करता है। युवा अवस्था में नदी क्या करता है? अपर्दन और परिवहन करता है, निक्षेपण के कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो युवा अवस्था में जो नदी है वो अपर्दन मतलब काटना छाटना। ठीक है, और परिवहन मतलब की रफ्तार। ठीक है, उसका जो वेग होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होता है, तो वो कार्य करती है इस अवस्था में। इस अवस्था को तरुणावस्था भी कहते हैं। युवा अवस्था को तरुणावस्था भी कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था में जो है निम्नलिखित स्थलाकृति का निर्माण करता है उसके द्वारा। तो उसका नाम है भी आकार की घाटी, गॉल्स का निर्माण होता है, कैनियन का निर्माण होता है। ठीक है, जलप्रपात का और नमन कुंड का निर्माण होता है। ठीक है, ये जब नदी युवा अवस्था में रहती है तब ये 5 जो है वो स्थलाकृतियां का निर्माण करती है। पहला था भी आकार की घाटी, दूसरा था गॉल्स, तीसरा था कैनियन, चौथा था जलप्रपात, 5वां था और नमन कुंड। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रौढ़ अवस्था में। प्रौढ़ अवस्था में नदी क्या करती है? तो प्रौढ़ अवस्था में 3 कार्य करती है, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। प्रौढ़ अवस्था में जब नदी आती है तो 3 कार्य करती है। ठीक है, कौन कौन? अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण 3 कार्य करती है। अपर्दन मतलब बता दिए थे कि काटना छाटना, यानी कि रास्ता बनाने का कार्य जो करता है उसको अपर्दन। जो वेग जो बढ़ता है, स्पीड बढ़ता है जो वो नदी का, धारा का, उसको हम लोग परिवहन कहते हैं। ठीक है, और निक्षेपण जो होता है जो लास्ट के मुहाने पे अगर कोई चीज जमा कर देता है तो उसको निक्षेपण कहते हैं। तो प्रौढ़ अवस्था में जो है नदी वो 3 कार्य करती है, अपर्दन भी, परिवहन भी और निक्षेपण भी, 3 कार्य करता है प्रौढ़ अवस्था में। अब इसके द्वारा स्थलाकृतियां का निर्माण होता है प्रौढ़ अवस्था में। वो होता है, इसमें भी 5 स्थलाकृतियां का निर्माण होता है प्रौढ़ अवस्था में भी। तो पहला है जलोढ़ पंख। ठीक है, पहला है जलोढ़ पंख, फिर है जलोढ़ शंकु, फिर है एस आकार की घाटी या मिनांडर कहते हैं उसको, और चौथा है गोखुर झील और 5वां है वाटिका मैदान। ये सब जो है निर्माण कौन सी अवस्था में करता है नदी? प्रौढ़ अवस्था में करता है। जब नदी प्रौढ़ अवस्था में रहती है तब इसका निर्माण करता है। उसके बाद है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में, इस अवस्था में नदी के द्वारा मुख्य रूप से निक्षेपण का कार्य केवल किया जाता है। ठीक है, वृद्धावस्था जब नदी जो वृद्धावस्था में आ जाती है तो खाली एक काम करती है, वो निक्षेपण करती है, यानी कि जितना जो मलबा रहता है नदी के द्वारा बहा के लाया गया वो एक जगह पे ला करके जमा कर देती है, उसको निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, चलिए, निक्षेपण के द्वारा जो बनता है, जो देखिए वृद्धावस्था में जो स्थलाकृतियां बनती है, ठीक है, इसमें मात्र 2 ही बनता है। कौन कौन? एक तो डेल्टा बना सकता है, और जो डेल्टा नहीं बनाएगा तो एस्चुअरी बना देगा। ठीक है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाएगी वो क्या बनाती है? एस्चुअरी बनाती है। ये ध्यान रखिएगा। वृद्धावस्था में जो नदी है वो केवल जो है निक्षेपण का कार्य करती है, और वो जो है 2 ही कार्य करता है। वो तो एक निक्षेपण का कार्य करता है, ठीक है, निक्षेपण का कार्य, और निक्षेपण करने के बाद 2 चीज का निर्माण होता है, एक डेल्टा का और दूसरा एस्चुअरी का। अगर डेल्टा का निर्माण नहीं करता है तो क्या चीज का करेगा? एस्चुअरी का। ठीक है, कोई एक ही चीज करेगा, ये ध्यान रखिएगा।
नदी के अपर्दन के द्वारा नियोजित स्थलाकृतियां, ठीक है, नदी के जो अपर्दन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां है वो जो है 6 है, ठीक है, टोटल। भी आकार की घाटी है, ठीक है, गौज है, कैनियन है, जलप्रपात है, इस आकार की घाटी है, और गोकुर झील है, और संप्राय मैदान है, ठीक है। आगे आते हैं। कैनियन को आई आकार की घाटी भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैनियन को आई आकार की घाटी भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन जो है वो कौन सा है? यूएसए में है, ठीक है, ग्रांड कैनियन है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है ग्रांड कैनियन, जो कहाँ है? यूएसए में स्थित है। कौन सी नदी पे? कैलोराडो नदी पे, ठीक है, कोलोराडो नदी पे, जो नदी के द्वारा ये बनाया जाता है कैनियन, ठीक है, जो यूएसए में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन सा है? एंजल जलप्रपात, ठीक है, एंजल जलप्रपात है। ये कहाँ पे है? कहाँ है? वेनेजुएला में। ये जो है सांट एंजल जलप्रपात, इसको एंजल जलप्रपात कहते हैं, कहाँ है? वेनेजुएला में। और कौन से नदी के द्वारा बनाया जाता है? कैरोनी नदी के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? अफ्रीका का है विक्टोरिया जलप्रपात, जहाँ से नील नदी का उद्गम होता है, विक्टोरिया झील से होता है ना, तो वहीं पे जो है विक्टोरिया जलप्रपात भी बनता है, जो जाम्बेजी नदी के द्वारा बनाया जाता है। और ये कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका महादेश में ये स्थित है, ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात। उसके बाद जो है वो यूएसए का सबसे बड़ा जलप्रपात, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात। यूएसए का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नियाग्रा जलप्रपात, जो सेंट लॉरेंस नदी के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? सेंट लॉरेंस नदी के द्वारा बनाया गया है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात, जो कर्नाटक जिला के बराह नदी के कर्नाटक में जिला शिवमोगा जिला में बराह नदी के द्वारा बनाया जाता है ये, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा अगर जलप्रपात पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? कुंचिकल जलप्रपात। क से कुंचिकल और क से कर्नाटक। कुंचिकल कहाँ है? कर्नाटक में। ये भी ध्यान रखिएगा, रिलेट कर लीजिए, ठीक है, जो शिवमोगा जिला के बराही नदी के द्वारा यह बनाया जाता है जलप्रपात, ठीक है। उसके बाद है भारत का दूसरा ऊंचा अगर बोलेगा तब जोगरसपा हो जाएगा, ठीक है। भारत का दूसरा, पहला में कौन हो जाएगा? कुंचिकल जलप्रपात, दूसरा में जोगरसोपा, जो का ये कहाँ है? ये भी कर्नाटक में है, ठीक है, जो कावेरी नदी की सहायक नदी को शरावती नदी के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। जोगरसोपा जलप्रपात शरावती नदी के द्वारा निर्मित होता है, जो किसकी सहायक नदी है? कावेरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है, जो कावेरी नदी के सहायक नदी है, ठीक है। उसके बाद हुंडरू जलप्रपात जो है वो झारखंड में है। कौन सी नदी के द्वारा बनाया जाता है? स्वर्णरेखा नदी, ठीक है, हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद धुआंधार जलप्रपात जो है वो कहाँ है? नर्मदा, एमपी, नर्मदा नदी पे जबलपुर में, ठीक है, जबलपुर। धुआंधार जलप्रपात एमपी के जबलपुर में है, जो कौन सा नदी पे है? नर्मदा नदी के द्वारा यह बनाया जाता है जलप्रपात। नदी के निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियां, अब देखिए पहले वो जो था तो अपर्दन के द्वारा था, ठीक है, 6 जो था। अब जो है ये नदी के द्वारा निक्षेपण से बना स्थलाकृतियां है। देखिए निक्षेपण के द्वारा क्या क्या बनता है? जलोढ़ पंख बनता है, जलोढ़ शंकु बनता है, बाढ़ का मैदान बन जाता है, प्राकृतिक तटबंध बनते हैं, डेल्टा और ईश्वरी। देखिए ये तो फिक्स है, डेल्टा और ईश्वरी बनाएगा। जब निक्षेपण होगा विंध्यावस्था में आता है नदी, तो निक्षेपण का कार्य करता है। तो निक्षेपण में 2 चीज का निर्माण करता है, डेल्टा और एक ईश्वरी का। तो जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है वो क्या बनाती है? ईश्वरी बनाती है। और ये जो है निक्षेपण में जब आती है नदी के द्वारा, तो ये सब बहुत सारे जो है स्थलाकृतियां का निर्माण करती है। जो 2 जो है इंपोर्टेंट है, डेल्टा और ईश्वरी। उसके अलावा है जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु, ठीक है। उसके बाद बाढ़ का मैदान और प्राकृतिक तटबंध, ठीक है। चलिए उसके बाद विश्व में सभी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। जिसमें नदी है, नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण करती है वह ईश्वरी। जिस नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है वो किसका करती है निर्माण? ईश्वरी का, यानी कि ज्वार नदियों का निर्माण करती है। जैसे कौन? जैसे नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, हडसन हो गया, राइन हो गया, सीन, ओ, विजुला, ये सब क्या है? तो ये सब डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये सब ईश्वरी का निर्माण करती है, ठीक है। जैसे भारत की नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, ये सब जो है वो मतलब डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। कैसे का निर्माण करता है? ईश्वरी का निर्माण करता है, ठीक है। चलिए डेल्टा शब्द का प्रथम बार प्रयोग कौन किया था?
अमेरिका का कोई वैज्ञानिक हेरोडोटस, ठीक है। हेरोडोटस जो फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है, जो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को, वही जो है पहली बार जो है वो डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। सबसे पहली बार डेल्टा शब्द का प्रयोग कौन किया था? हेरोडोटस के द्वारा किया जाता है, जिसको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, यानी कि ये जो इतिहास का पिता कहा जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद हिमनद के द्वारा, हिमनद के कार्य और इनके इसमें निर्मित स्थलाकृतियां, हिम नदी के द्वारा जो स्थलाकृतियां का निर्माण होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पर्वतीय ऊंचे भाग से काफी ऊंचे बर्फ की चट्टान टुकड़ी की नीचे की ओर सरकती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है कि पर्वतीय ऊंचे भाग में जो बर्फ रहते हैं वो क्या होते हैं, चट्टानों को टुकड़े जो है वो नीचे क्या होता है, सरकते हैं धीरे धीरे, ठीक है, आकर्षण के कारण। पृथ्वी पर हिम रेखा की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पे है? विषुवत रेखा पे है, ठीक है। पृथ्वी हिम रेखा की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पे है? विषुवत रेखा पे स्थित है, ठीक है। और सबसे कम ऊंचाई कहाँ पे है? दोनों ध्रुवीय क्षेत्र पे। ध्रुव क्षेत्र पे तो कम ऊंचाई ना होगा, ध्रुव तो बगल में हो जाएगा, हाइट होगा कहाँ पे, लास्ट कर जाएगा तब, ठीक है। तो ध्रुवीय क्षेत्र में सबसे कम ऊंचाई रहता है और सबसे ज्यादा ऊंचाई कहाँ पे रहता है उसका? विषुवत रेखा पे सबसे ज्यादा ऊंचाई रहता है, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा हिमनद जो है वो कौन सा है? बियर्ड मोर है, ठीक है। बियर्ड मोर जो है वो संसार का सबसे बड़ा हिमनद है, यानी कि बर्फ का नदी जिसको कह सकते हैं, हिमनद, जो दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र के अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। ये सब ध्रुव पे मिलेगा, काहे कि ध्रुव पे जो है वो प्रकाश पहुंचता नहीं है, तो बर्फीला एरिया रहता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है, तो वहीं पे हिम नदी का निर्माण होता होगा ज्यादा, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर ध्यान रखिएगा। तो संसार का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? बियर्ड मोर है। बियर्ड मोर जो दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। सबसे लंबा हिमनद जो है वो कौन सा है? पीटरमॉन है। ये तो सबसे बड़ा था बियर्ड मोर, बियर्ड मोर जो था सबसे बड़ा था, लेकिन सबसे लंबा कौन सा हो जाएगा? पीटरमॉन। सबसे लंबा हो जाएगा पीटरमॉन, ठीक है। सबसे लंबा हो जाएगा कौन? पीटरमॉन हो जाएगा, जो रॉकी पर्वत पर स्थित है। जो कहाँ है? रॉकी पर्वत पर। देखिए, रॉकी पर्वत जो है वो अमेरिका में है, ये भी, ठीक है। जो रॉकी पर्वत पर स्थित है, ठीक है। चलिए, उसके बाद सबसे लंबा हिमनद, ये तो हो गया। हिमनद जो है अपना कार्य अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण के द्वारा करती है। हिम नदी जो है वो तीनों कार्य करती है जो नदी के द्वारा किया जाता है, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण, ये तीनों कार्य द्वारा अपने कार्य करती है। हिमनद के परिवहन के द्वारा किसी प्रकार के स्थलाकृत्य का निर्माण नहीं होता है। देखिए, हिमनद में जब परिवहन होगा तो उसमें कोई भी स्थलाकृत्य का निर्माण नहीं करेगा, ठीक है। हिमनद के अपर्दन से क्या क्या निर्माण होता है स्थलाकृतियां, तो टोटल 8 जो है स्थलाकृतियां निर्माण होती है, ठीक है। यू आकार की घाटी, देखिए जब भी हिम आएगा तभी यू आकार की घाटी आएगा, यानी कि यू आकार की घाटी तब बनेगा जब हिमनद जो है अपर्दन करके कुछ अपर्दन करेगा, तब जो यू आकार की घाटी बनता है। लटकती घाटी, यू आकार की घाटी या लटकती घाटी सर्क का निर्माण करता है, टॉर्न का निर्माण करता है, ठीक है, या नुनाटक का निर्माण करता है, रॉस मुटाने का निर्माण करता है, अरेत का और फ्योर्ड तट का, ठीक है। ये सब का निर्माण करता है किसके द्वारा? तो ये हिम नदी के द्वारा जो है अपर्दन के द्वारा निर्मित ये सब स्थलाकृतियां हैं। यू आकार की घाटी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ये बार बार पूछते रहता है कि यू आकार की घाटी जो है वो किसके द्वारा निर्माण किया जाता है? तो ये हिमनद के द्वारा जो है निर्मित किया जाता है, ठीक है। यू आकार की घाटी, यह लटकती घाटी हो गया, सर्क हो गया, टॉर्न हो गया, नुनाटक, रास मुटाने या अरेत या फ्योर्ड तट, ये सब हिमनद के द्वारा स्थलाकृतियां का निर्माण होता है अपर्दन के द्वारा। अब हिमनद के निक्षेपण से निम्नलिखित स्थलाकृतियां का निर्माण होता है। हिमनद के जो निक्षेपण होता है उससे भी जो स्थलाकृतियां का निर्माण होता है, ठीक है। तो कितना होता है? 4 होता है। एक होता है हिमोल्ड, ड्रमलिन, एस्कर और केम इत्यादि, ये सब जो है वो सब हिमनद के निक्षेपण के द्वारा स्थलाकृतियां का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद एरिड का आकार कैसा होता है? तो कंघी और आरी के जैसा होता है। एरिड का जो आकार होता है वो कंघी और आरी के समान होती है। ड्रमलिन का आकार उल्टा मानव के समान होता है। ड्रमलिन जो होता है और उल्टा नाव के समान होता है, सॉरी मान लें उल्टा नाव के समान होता है। ड्रमलिन जो होता है उल्टा नाव के समान होता है, अर्थात इसका आकार जो होता है
वो कटे हुए अंडे की तरह जो है वो लगता है, ठीक है। इसका आकार कैसा लगता है? कटा हुआ अंडा के समान होता है। एस्कर का आकार जो है सामान्य, एस्कर का आकार माला के समान होता है। एस्कर का आकार कैसा होता है? माला के समान। एस्कर का आकार माला के समान होता है, ठीक है। देखिए कल हम लोग पढ़ेंगे पवन के कार्य और इससे निमित्त अस्त्रकृतियां। देखिए विभिन्न प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज, ठीक है। प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। देखिए ग्रीन बुक जो है वो कहाँ का है? ईरान का एक सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन कह सकते हैं, ठीक है। ग्रीन बुक कहाँ का है? इटली और ईरान का है, ठीक है, ग्रीन बुक। उसके बाद ऑरेंज बुक जो है वो कहाँ का है? नीदरलैंड का। ऑरेंज बुक कहाँ का है? नीदरलैंड का है, ठीक है। व्हाइट बुक कहाँ का है? पुर्तगाल, चीन और जर्मनी। पुर्तगाल, चीन और जर्मनी का है, ठीक है। व्हाइट बुक कहाँ का है? पुर्तगाल, चीन और जर्मनी का है। उसके बाद जो है व्हाइट पेपर, ब्रिटेन, भारत। व्हाइट पेपर जो है ब्रिटेन और भारत की जो है वो सरकारी दस्तावेज है या रिपोर्ट कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ब्लू बुक जो है वो कहाँ का है? ब्रिटिश सरकार का है, ठीक है। ब्लू बुक कहाँ का है? ब्रिटिश सरकार का है, ठीक है। ब्लू बुक कहाँ का है? ब्रिटिश सरकार का, ठीक है। उसके बाद ग्रे बुक जो है वो कहाँ का है? बेल्जियम जापान का। ग्रे बुक कहाँ का है? बेल्जियम और जापान का है, ठीक है। सरकारी रिपोर्ट है, बेल्जियम और जापान का ग्रे बुक है। उसके बाद है आपका येलो बुक। येलो बुक कहाँ का है? येलो बुक फ्रांस का। येलो बुक कहाँ का है? फ्रांस का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है, ठीक है। उसके बाद ज्वाइंट पेपर। ज्वाइंट पेपर कहाँ का है? दो या दो से अधिक संयुक्त जो है सरकारों की रिपोर्ट जो प्रकाशन करता है उसको हम ज्वाइंट पेपर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ग्रीन बुक कहाँ का था? इटली और ईरान, दोनों ई से है, ठीक है। ई से इटली, ई से ईरान। ग्रीन बुक कहाँ का है? इटली और ईरान का। ऑरेंज बुक नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट है। उसके बाद व्हाइट बुक जो है कहाँ का है? पुर्तगाल, चीन और जर्मनी। पुर्तगाल, चीन और जर्मनी, ठीक है। पुर्तगाल, चीन और जर्मनी। उसके बाद व्हाइट पेपर कहाँ का है? भारत और ब्रिटेन का। व्हाइट पेपर कहाँ का है? भारत और ब्रिटेन का व्हाइट पेपर, ठीक है। उसके बाद है ब्लू बुक कहाँ का है? ब्रिटिश सरकार का, ठीक है। ब्लू बुक कहाँ का है? ब्रिटिश सरकार का। ग्रे बुक जो है वो कहाँ का है? बेल्जियम और जापान, ठीक है। ग्रे बुक कहाँ का है? बेल्जियम और जापान का है ग्रे बुक, ठीक है। उसके बाद आते हैं येलो बुक। येलो बुक कहाँ का है? फ्रांस का। येलो बुक कहाँ का है? फ्रांस का, ठीक है। उसके बाद ज्वाइंट पेपर जो है वो कहाँ का है? दो या दो से अधिक जो है देशों के सरकारी रिपोर्ट है या दस्तावेज है। दो या दो से अधिक रिपोर्ट जारी करेगा। उसके बाद 13 नंबर देखिए टॉपिक, विभिन्न देशों के राजनीतिक दल। देखिए रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी कहाँ का है? यूएसए का है, ठीक है। रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी कहाँ का है? यूएसए का है। उसके बाद बाथ पार्टी कहाँ का है? इराक का है, ठीक है। बाथ पार्टी कहाँ का है? इराक का है बाथ पार्टी, ठीक है। बाथ पार्टी जो है कहाँ का है? इराक का। लेबर पार्टी, लिक्विड पार्टी, हदास पार्टी और सास पार्टी कहाँ का है? इजराइल का। लेबर पार्टी, लिक्विड पार्टी, हदास पार्टी और सास पार्टी कहाँ का है? इजराइल का है। उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल फ्रंट यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी कहाँ का है? फ्रांस का है, ठीक है। फ्रांस का है। सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल फ्रंट यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी कहाँ का है? फ्रांस का है, ठीक है। उसके बाद है लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का। बांग्लादेश नेशनल पार्टी, आवामी लीग और जातीय पार्टी कहाँ का है? बांग्लादेश का, ठीक है। जातीय पार्टी इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश का जो राजनीतिक पार्टी कौन सा है? जातीय पार्टी। वो ज्यादा क्वेश्चन पूछता है जातीय पार्टी से, ठीक है। तो जातीय पार्टी जो है वो ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश का है। उसके बाद है नेपाल का एक कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनल नेपाल का नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाली कांग्रेस पार्टी है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी है कहाँ का? नेपाल का। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ का है? चीन का, ठीक है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ का है? चीन का है, ठीक है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। यूनाइटेड नेशन पार्टी फ्रीडम, यूनाइटेड नेशनल पार्टी और फ्रीडम पार्टी कहाँ का है? श्रीलंका का है, ठीक है। श्रीलंका का है। यूनाइटेड नेशनल पार्टी और फ्रीडम पार्टी कहाँ का है? श्रीलंका का है, ठीक है। उसके बाद है अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, नेशनल पार्टी और इकादा फ्रीडम पार्टी कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका का है, ठीक है।
जमा ही आता है। हाँ, वो नींद नहीं अफ्रीकी आता है। नेशनल कांग्रेस और नेशनल पार्टी जो है और इकाथा फ्रीडम पार्टी कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका का पार्टी है ये सब, ठीक है। उसके बाद है कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल और डेमोक्रेटिक पार्टी, कहाँ का है? यूके का है, ठीक है। कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी कहाँ का है? यूके का है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी देखिए ये यूके का भी है और कहाँ का है? रूस का भी है, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्र चॉइस और कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब कहाँ का है? रूस का ही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कहाँ का है? भारत का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी भारत का है। मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ का है? पाकिस्तान का है, ठीक है। मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान का। एक दो बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। कल रहेगा आपका प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक, ठीक है, ये रखिएगा। और इसको भी कर दीजिएगा प्रमुख देशों का पशु पक्षी तक, यानी कि 14 और 15 टॉपिक।